नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 7 मई सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते दिन भर की सुर्खियों पर। केंद्रीय कर्मचारियों को फिर मिल सकती है खुशखबरी। 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में हो सकती है 3 से 4% की बढ़ोतरी। सरकार ने मार्च में 4% बढ़ाया था डीए। रोहतक में रोडवेज कर्मचारियों की बैठक। प्रदेश में चुनाव का बिगुल बजा। 4 चरणों में 16 से 27 जून तक होंगे चुनाव। 7 मई से एक्टिव हो सकता है साइक्लोन मोचा। मछुआरों को सलाह अगले 4 दिन तक समुद्र में न जाएं। बताएंगे ताजा मौसम का हाल। नीट यूजी आज 499 शहरों में बने 4100 परीक्षा केंद्र। 16 लाख स्टूडेंट्स इंग्लिश में देंगे एग्जाम, तो वहीं 2,76,000 ने चुना हिंदी मीडियम। डेयरी खोलने के लिए पशुपालकों को अनुदान दे रही है हरियाणा सरकार। आप भी उठा सकते हैं इसका लाभ। बताएंगे पूरी खबर और खबरें विस्तार से। केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोदी सरकार 1 जुलाई से महंगाई भत्ते यानी डीए में 4% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। बता दें कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए दिया जाने वाला महंगाई भत्ता साल में 2 बार यानी जनवरी और जुलाई महीने में रिवाइज किया जाता है। इससे पहले मार्च महीने 2023 में महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा हुआ था, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 38% से बढ़कर 42% पहुंच गया था। महंगाई भत्ता यानी डीए सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि महंगाई राहत यानी डीआर पेंशनर्स को दी जाती है। डीए कर्मचारियों के बेसिक वेतन के आधार पर दिया जाता है, तो वही डीआर बेसिक पेंशन के आधार पर कर्मचारियों को दिया जाता है। हरियाणा में भाजपा जसपा गठबंधन में मतभेद सामने आने शुरू हो गए हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर के बयान सरकार सिर्फ भाजपा की वाले बयान पर सियासत में घमासान छिड़ गया है। जसपा ने नाराजगी जाहिर करते हुए गेंद भाजपा के पाले में फेंक दी है। शनिवार को हिसार के हादसे में जसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने एक इंटरव्यू में कहा कि सीएम ने किस संदर्भ में यह बयान दिया, इस संबंध में तो वही बता सकते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम भाजपा के सहयोगी हैं, हम सरकार में सहयोगी हैं। निरंतर गठबंधन धर्म ईमानदारी से निभा रहे हैं, इस पर पुनर्विचार करना उनका काम है। हम अपने फैसले पर अडिग हैं, वो अपने फैसले पर अडिग हैं। चुनाव के समय सब पता चल जाएगा। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक की अगुवाई में दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलर्स का धरना 14वें दिन जारी रहा। रेसलर्स ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। उन्होंने ब्रजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत की थी। पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया तो पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज करनी पड़ी। वहीं ब्रजभूषण के खिलाफ 10 दिन पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में रेसलर्स की शिकायत पर सेक्सुअल हरेसमेंट और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज संवाद कार्यक्रम के तहत अंबाला कैंट की जनता से रूबरू हुए। सुभाष पार्क में संवाद कार्यक्रम में अनिल विज ने ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा अपना अनुभव साझा किया। तो वहीं अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बने एवं 1500 बेड का अस्पताल बन सके, इसके लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में गीता महोत्सव के दौरान वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर से बातचीत की है। उन्होंने हरियाणा में आने के लिए निमंत्रण भी दिया है। इस बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया है। अब हम उनके ऑफर का स्वागत करते हुए उन्हें पत्र लिखने जा रहे हैं ताकि जल्द इन प्रोजेक्टों पर काम किया जा सके। हरियाणा के नशा मुक्ति केंद्रों की जांच होगी। इनकी जांच को लेकर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मुलाकात की और अपनी रिपोर्ट सौंपी। गुप्ता ने कहा कि पंचकुला के पिंजौर में अवैध रूप से चलाए जा रहे पुनर्वास केंद्रों से मुक्त करवाए गए मरीजों से मुलाकात की है। बरवाला, मौली और बतौड़ में संचालित अवैध पुनर्वास केंद्रों पर छापेमारी कर 43 मरीजों को रिहा करवाया गया है। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि एक विशेष अभियान चलाकर प्रदेश में संचालित सभी नशा मुक्ति केंद्रों एवं पुनर्वास केंद्रों का निरीक्षण किया जाए। हरियाणा के रोहतक स्थित ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल में हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश भर के रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ से संबंधित पदाधिकारियों ने भाग लिया। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य त्रिवार्षिक होने वाले चुनाव के बारे में था। राज्य प्रधान आजाद गिल ने बताया कि महासचिव हमेशा से ही संगठन के प्रति निष्ठावान रहे हैं। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताते हुए कहा कि 28, 29, 30 मई को नामांकन फार्म पत्र बांटे जाएंगे। नामांकन पत्र मुख्यालय हिसार से सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ले सकते हैं। वहीं 16 जून शुक्रवार को पहले चरण में भिवानी, पानीपत, अम्बाला, जींद, झज्जर, पलवल, गुरुग्राम और सब डिपो नरवाना, सफीदो, नारायणगढ़, HREC गुरुग्राम में चुनाव होगा। दूसरे चरण की बात करें तो 20 जून को रोहतक, सोनीपत, यमुनानगर, दिल्ली, करनाल, ISBT दिल्ली, सब डिपो गोहाना, तोशाम, लोहारू में चुनाव होगा। वहीं तीसरे चरण में 23 जून को हिसार, सिरसा, चंडीगढ़, फरीदाबाद, रेवाड़ी, दादरी तथा सब डिपो हांसी और डबवाली में चुनाव करवाया जाएगा। चौथे चरण की बात करें तो 27 जून को फतेहाबाद, कैथल, पंचकुला, नूह, नारनौल, कुरुक्षेत्र व सब डिपो पिहोवा, टोहाना, कालका में चुनाव की तारीख निर्धारित की गई है। मतदान का समय सुबह 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा।
हरियाणा के नारनौल में सांसद धर्मवीर सिंह द्वारा महेंद्रगढ़ जिले के हिस्से का पानी सतनाली व चरखी दादरी के कुछ गांवों को दिए जाने के लिए सरकार को पत्र लिखने का मामला अब गरमाने लगा है। इस मामले में नारनौल नांगर चौधरी क्षेत्र के अनेक सरपंचों ने स्थानीय बीडीपीओ ऑफिस में बैठक कर विरोध जताया। सरपंचों ने सरकार को पत्र लिखा कि महेंद्रगढ़ जिले का नहरी पानी बिना रुकावट उन्हें मिलना चाहिए। वहीं उन्होंने सांसद से भी मांग की है कि वे इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करें। हरियाणा के पूर्व सीएम और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला शनिवार को कैथल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जाखोली अड्डा स्थित अग्रसेन धर्मशाला में इनेलो के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यदि 2024 में इनेलो पार्टी की सरकार आई तो वे बुजुर्गों की पेंशन 7,500 रूपए करेंगे। चौटाला ने दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे खिलाड़ियों को समर्थन दिया है और कहा है कि वे 8 मई यानी कल दिल्ली में समर्थन देने दिल्ली जाएंगे। उन्होंने गठबंधन सरकार पर कहा कि इस सरकार में बेरोजगारी और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इनेलो की सरकार आने के बाद सबसे पहले युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, फिर चाहे उन्हें फांसी पर ही क्यों न लटकना पड़े। हरियाणा के रोहतक में शनिवार सुबह से ही मौसम परिवर्तनशील बना रहा। सुबह जिले भर के विभिन्न क्षेत्रों में बरसात हुई, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इधर बरसात ने मंडियों में खुले आसमान के नीचे रखे गेहूं को चिंता का कारण बना दिया। बरसात के कारण उसके भीगने का डर भी सताने लगा। आगामी सप्ताह भर के दौरान मौसम साफ रहने और धूप खिलने की संभावना है। ऐसे में तापमान भी 6 डिग्री तक बढ़ सकता है। बरसात को किसान बिजाई के लिहाज से अच्छी मान रहे हैं। हालांकि मंडियों में खुले आसमान में नीचे पड़ी फसल व खेतों में पड़ी फसल के लिए बरसात लाभदायक नहीं है। भारतीय किसान यूनियन चड़ोनी रेवाड़ी कार्यकारिणी की बैठक किसान भवन में आयोजित की गई, जिसमें संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। इसमें किसान हितकारी विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही दिल्ली में जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की गई। वहीं जिला अध्यक्ष समय सिंह ने बताया कि सरसों की खरीद 7 दिन से बंद है, इसलिए फिर से खरीद शुरू कराई जाए। उन्होंने कहा कि सरसों की खरीद के लिए समय सीमा 15 मई से बढ़ाकर 31 मई तक की जाए, ताकि किसान अपनी फसल को बिक्री कर सकें। जमीन की उपज बढ़ाने के लिए कृषि विभाग की तरफ से किसानों को ढैंचा बीज उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए किसानों को 15 मई तक कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। किसान बीज के लिए agriharyana.gov.in पर 15 मई तक अपना पंजीकरण आवश्यक रूप से करा दें। इसकी बुआई से जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ने के साथ ही जमीन में पानी रोकने की क्षमता व नाइट्रोजन की क्षमता भी बढ़ती है। निजी स्कूलों में दाखिले बंद होने के बाद शिक्षा विभाग को जरूरतमंद बच्चों के लिए चलाई गई चिराग योजना का ख्याल आया है। अब योजना के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए पोर्टल खोल दिया गया है, जबकि इसे मार्च में ही खोला जाना था। लेकिन निजी स्कूलों की फॉर्म 6 की सूची पोर्टल पर अपलोड नहीं थी, जिसके चलते विभाग ने अब यह पोर्टल खोला है। विद्यार्थी 4 से 12 मई तक निजी स्कूलों में आवेदन कर सकेंगे। निजी स्कूलों को 15 से 25 मई तक दाखिला प्रक्रिया पूरी करनी होगी। वहीं अभिभावकों की आय 1,80,000 रूपए से कम होनी चाहिए। परिवार पहचान पत्र में सत्यापित आय ही मानी जाएगी। केवल कक्षा 3 से लेकर 12 तक लागू होगी। साथ ही वही छात्र पात्र होंगे जो पिछले साल सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे। जिस खंड में पढ़ रहे हैं वहीं के स्कूलों में दाखिले के लिए पात्र होंगे। साथ ही खंड में 1 से अधिक विद्यालयों में अभी आवेदन कर सकते हैं। बारिश का मौसम अभी कुछ दिन और बना रह सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 7 से 9 मई के बीच बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती तूफान मोचा एक्टिव हो जाएगा। इसकी वजह से न सिर्फ देश के पूर्वी हिस्से में बारिश होगी, बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन तक मौसम खराब रह सकता है। ऐसे में मौसम विभाग ने मछुआरों को अगले 4 दिनों तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी है। यही नहीं, देश के दक्षिणी राज्यों और उत्तर के पहाड़ी राज्यों में भी बारिश होगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पहाड़ियों पर बेमौसमी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम में बदलाव से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान भी नहीं बचेंगे। मौसम विभाग के अनुसार इन 3 राज्यों में ओलावृष्टि की आशंका है। केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्याज की फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश में आलू, तो पंजाब, दिल्ली समेत अधिकांश राज्यों में हरी सब्जियों की फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने मेडिकल एडमिशन की 7 मई यानी आज आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2023 के लिए 499 शहरों में करीब 4100 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। रविवार दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:20 तक आयोजित होने वाली परीक्षा में करीब 20,86,000 उम्मीदवार शामिल होंगे। सबसे अधिक 582 परीक्षा केंद्र महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पर यूपी में 451 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं, जबकि राजस्थान के 24 शहरों में 354 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। देश भर में 499 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी सेंटर्स पर उम्मीदवारों को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड, पानी की पारदर्शी बोतल, सरकार द्वारा जारी आईडी दिखाकर प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही उम्मीदवारों को पेन सेंटर पर ही दिए जाएंगे। सभी सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसे सीधे एनटीए के दिल्ली मुख्यालय से देखा जा सकता है।
हरियाणा सरकार पशुपालन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। सरकार की ओर से योजना के तहत हाईटेक डेयरी खोलने पर पशुपालकों को अनुदान दिया जा रहा है। ऐसे में इच्छुक पशुपालक योजना का लाभ उठाकर स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकते हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार पशुपालन जैसे की काम को बढ़ावा देकर किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार लोगों और आर्थिक रूप से पिछड़े गरीब परिवारों को बैंकों के माध्यम से ऋण दिलवाकर स्वरोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। अब इस योजना के तहत सामान्य जाति के पशुपालक भी 25% सब्सिडी पर लोन लेकर 4 से लेकर 10 पशुओं की डेयरी खोल सकते हैं और डेयरी लोन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।